नमस्कार। तक के खास कार्यक्रम मंच पे आप सभी का स्वागत है। देश में जब भी राजनीतिक विचारधारा की बात होती है, लेफ्ट बनाम राइट की बात जरूर होती है। लेफ्ट सत्ता में हो या ना हो, विमर्श में जरूर होता है। और आज इसीलिए इस तक के खास कार्यक्रम मंच में हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई एमएल के जनरल सेक्रेटरी। इनका परिचय हम आपको करवाएंगे, लेकिन पहले बता दें कि बिहार में जिस तरीके से पार्टी का एक प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है, 3 में से 2 सीटें पार्टी जीत कर आई है और मजबूत विपक्ष की भूमिका में दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी एक अहम किरदार में है। उनसे तमाम सवाल होंगे कि देश में लेफ्ट की राजनीति आगे किस दिशा में बढ़ेगी, आने वाले चुनाव में उनकी राजनीति क्या होगी और आने वाले समय में रणनीति क्या होगी इस देश को चलाने में, सदन को चलाने में। हम स्वागत करते हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी का इस न्यूज़ तक की खास कार्यक्रम मंच में। सर, पहला सवाल, हम चूंकि इस कार्यक्रम का एक फॉर्मेट है, शुरू करते हैं तो आपकी यात्रा से हम शुरू करते हैं। अक्सर आप जब भी विपक्ष के नेताओं के साथ होते हैं तो एक मजबूत आवाज़ आपकी सुनी जाती है और हम लोग उसे गौर से सुनते भी हैं, लेकिन उन तमाम सवालों पे आएंगे। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपकी जो यात्रा रही है बंगाल से होकर बिहार की धरती पर और फिर देश में, एक विचारधारा को आप लेकर आगे बढ़े हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई और अब तक आप इसमें कितने सफल हैं? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि मेरी अलग से कोई खास यात्रा रही है। मैं एक दौर का एक टिपिकल प्रोडक्ट हूँ और जिस दौर का मैं प्रोडक्ट हूँ वो दौर आप कह सकते हैं कि खास था, है ना। तो अगर आप आजकल हम लोग पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं, बड़े आंदोलनों को बारे में सोचते हैं, तो हम लोग बात करते हैं अन्ना आंदोलन। बड़ा एक आंदोलन था, एक देश में नौजवानों में उभार आया था। थोड़ा उससे पीछे चले जाते हैं तो 74 मूवमेंट की बात करते हैं। उससे थोड़ा और एक दशक पीछे अगर आप चले जाएं तो नक्सलवादी का जो पूरा दौर था वो बंगाल में और एक तरह से पूरे देश में ही बिल्कुल उसी तरह का एक दौर था। ज़बरदस्त देश में एक बदलाव का उभार था, उम्मीद थी। और ये सिर्फ गांव में किसान, आदिवासी, दलित और मज़दूरों में नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय कैंपसों में नौजवानों में एक बहुत ज़बरदस्त उभार का दौर था। तो हमें लगता है कि उसी दौर के हम प्रोडक्ट हैं। 1979 में हम आईएसआई में जब आए, एक तरह से उस दौर का एक तरीके से रिपीट हो रहा था। 77 के आपके चुनाव के बाद जब देश में लोगों को लगा कि डेमोक्रेसी वापस आई है, तो हम लोगों के पार्टी की भी एक ख़ास शुरुआत बंगाल से हुई थी। लेकिन बंगाल में बहुत बड़ा धक्का लगा, काफ़ी दमन हुआ और धक्के के बाद लोग इसको कहते हैं कि नक्सलवादी की चिंगारी बिहार में आकर के गिरी। और बिहार में जब गिर गई तो बिहार के लोगों ने, बिहार के सबसे दबे कुचले लोगों ने उसको उठा लिया। और इस तरह से बिहार में पार्टी एक तरह के एक ऑर्गेनिक पार्टी के रूप में 60s के अंत से 70s के शुरू से बनने लगी। और हम जिस दौर के हैं तो उस दौर में मेरे जैसे ढेरों लोग मेडिकल छोड़ करके, इंजीनियरिंग छोड़ करके, पढ़ते हुए लोग आ गए और इस आंदोलन में शामिल हो गए। तो यात्रा मेरे ख्याल से एक टिपिकल उस दौर का यही रहा है। और बंगाल में ज़रूर हम थे, पढ़ रहे थे आईएसआई में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, लेकिन पार्टी सबसे ज़्यादा पार्टी की गतिविधि बिहार में थी। और जैसे हम पार्टी में सक्रिय हुए फुल टाइम एक्टिविस्ट के रूप में, तो बिहार आना जाना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे एक तरह से अब लोग कहने लगे कि बिहार कर्म भूमि है। ऐसे जन्मभूमि भी बंगाल नहीं है। मेरे पिताजी रेलवे में काम करते थे, तो असम, पढ़ाई ज़रूर बंगाल में हुई है। सर, थोड़ा राजनीतिक सवाल की तरफ चलते हैं। 2024 का चुनाव विपक्ष के लिहाज से बहुत अच्छा चुनाव कहा जा रहा है और अब आप लोगों की भूमिका जो है वो सदन में दिख रही है। जिस तरह से आपने वो एक तरफ 400 का पार का नारा था और उसके बाद आप लोगों का इस तरह से प्रदर्शन, और इस खत्म होते सूखे को क्या ये कहा जाए कि लेफ्ट का राइट टाइम है ये? 89 के चुनाव हम लोग जीते थे और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उससे पहले हम चुनाव ही नहीं लड़ते थे। 89 का चुनाव पहली मर्तबा हम लोग चुनाव लड़ रहे थे और हमें वोट डालने वाले जो लोग थे उनको भी ज़िंदगी में पहली बार वोट डालने का मौका मिल रहा था, क्योंकि बिहार के भूमिहीन गरीबों को इससे पहले, दलितों को वोट डालने का बहुत जगह मौका ही नहीं मिल पाता था। बूथ कब्जा हो जाता था और गरीब अपना वोट नहीं डाल पाते थे।
तो खैर, तो उसके बाद से अगर आप कहेंगे कि इस दौर में ज़रूर विपक्ष के लिए अच्छा प्रदर्शन है। हमें तो लग रहा था कि ये चुनाव ऐसा था, जनता ये चाह रही थी कि ये जो 10 साल का मोदी जी का दौर रहा है ये ख़त्म हो, एक नए दौर की शुरुआत हो। तो बात पहुंचनी थी वहाँ तक बात पहुंच नहीं पाई। जहाँ तक बात को पहुंचने दिया गया वो यहाँ है कि 240 में बीजेपी और एक मजबूत विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन संसद में है। और अगला 5 साल में मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर बहुत ही निर्णायक है देश के लिए। ये तय करेगा कि इस देश में सच में जो लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी महफूज रहे, संविधान के आधार पर देश चले, ऐसा ही होगा, या जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की 100 साल की पुरानी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट कहीं सफल होगा देश में। ये तय होना है अगले 5 साल में। सर, जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक होती थी, आप एक महत्वपूर्ण चेहरा होते थे वहाँ पर। 3 स्टेट जहाँ से सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी इस गठबंधन को, आएंगे बिहार के सवाल पे। जहाँ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार में आपको लगता है कि वो सफलताएं मिल पाई जिसकी आप लोगों को उम्मीद थी? 10 के करीब सीटों पर आप सिमट गए एक निर्दलीय को जोड़ते हुए। नहीं, बिल्कुल बिहार में और ज़्यादा उम्मीद थी, और कायदे से बिहार को भी लगभग यूपी के बराबर खड़ा होना चाहिए था। वो हो नहीं पाया। क्यों हो नहीं पाया उसकी समीक्षा करना ज़रूरी है, लेकिन कम से कम यूपी हो गया देश में। मेरे ख्याल से इस चुनाव का सबसे बड़ी अगर की उपलब्धि है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान को समझने के लिए भी लोगों को मौका मिला है, वो है उत्तर प्रदेश से। क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही लोग कह रहे थे कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, अब लहर चल पड़ेगी और पूरे देश में एक तरीके से आराम से 400 पार हो जाएगा। तो उस रास्ते को रोका है उत्तर प्रदेश ने, अयोध्या ने रोका है सबसे ज़्यादा। तो हमें लगता है कि वो महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र भी महत्वपूर्ण है। बिहार में जितना हो सकता था नहीं हो पाया। बंगाल भी मैं कहूँगा कि फिर एक बार महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21 के बाद फिर एक बार इस बार हल्ला था कि उड़ीसा की तरह भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी शायद कुछ बड़ा कर ले जाएगी, वो हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ से ये भी उठता है सर, चूंकि उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वामपंथी पार्टियों के साथ उनके रिश्ते बहुत सहज रहे हैं शुरुआत से लेकर अब तक। आप तो उनके साथ हर बैठक में थे सर, जाते थे आपके साथ, बातचीत होती होगी। कहाँ उनका मूड आप भांपने में चूक गए और 9 सीटों पर अटक गई गठबंधन? अब ये पता नहीं, लोग ये पूछते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब शायद बात कुछ और है। कहीं नीतीश जी ने कोई गलत आकलन कर लिया होगा इस बार, नहीं तो कोई ऐसा कारण नहीं था जिसके चलते नीतीश जी इंडिया गठबंधन छोड़ करके उधर चले जाए। जो सम्मान उनको यहाँ मिल रहा था, मुख्यमंत्री थे, और आज भी औपचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन में कोई कन्वीनर नहीं है, तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि नीतीश जी जो सम्मान के हकदार हैं वो सम्मान उनको कहीं नहीं मिल रहा था। शायद मुझे लगता है कि जो घेरेबंदी है जदयू के अंदर भी उनकी, और एक पूरा परसेप्शन था कि अब जो राम मंदिर के बाद जो लहर आएगी, तो इसीलिए नीतीश जी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि तवज्जो देते हैं, और सर्वाइवल के लिए उनको लगा होगा कि ये ज़रूरी है। और शायद अब लोग सोच रहे होंगे कि बिना इससे भी काम होता। और सच कहिए तो बिहार और उत्तर प्रदेश में फ़र्क अगर कुछ रहा वो नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश में भाजपा को बचाने वाले कोई नीतीश कुमार नहीं थे, और बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार भाजपा के लिए आ गए, और इसी के चलते जो फ़र्क आपको दिख रहा है। आप ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार होते तो परिणाम इससे बेहतर होता और सीटों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता? बिल्कुल, हमें लगता है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत स्पष्ट थी, और इसीलिए लगभग नीतीश जी को उन्हीं की शर्तों पर थोड़ा सा झुकते हुए भाजपा ने समझौता कर लिया, तालमेल कर लिया। लेकिन 3 से 4 महीनों का वक्त हो चला था सर, जब आप चुनाव में जा रहे थे और नीतीश कुमार उस गठबंधन की तरफ चले गए थे। तब आपने अपनी चुनावी रणनीति तैयार की होगी नीतीश कुमार के जाने के बाद से। कुछ जगहों पर आपके अंदर के जो जितने सारे दल थे उनमें भी कहीं ना कहीं मतभेद दिखा। मतलब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि तेजस्वी अगर चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो दीपांकर भट्टाचार्य हर जगह क्यों नहीं मौजूद हैं, लेफ्ट के अन्य नेता क्यों नहीं मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता क्यों मौजूद नहीं हैं।
सीमांचल जैसे इलाके में जहां पर ज्यादा उम्मीदें थी इस गठबंधन को, वहां पर आप चूक गए, तो आप अपनी रणनीतिक चूक भी मानते हैं इसमें? देखिए, हमें लगता है कैंपेन से ज़्यादा शायद जो सीटों का एक तरीके से सीट शेयरिंग का फार्मूला बना, वो बहुत सही नहीं बना, और कुछ कैंडिडेटों का चयन भी मेरे ख्याल से बहुत सही नहीं रहा। वैसे तो सीट तो सीमांचल में जो 4 अगर गिनते हैं तो 4 में तो 3 सीट आ ही गई पप्पू यादव को अगर जोड़ लें, लेकिन अररिया नहीं आया, और मेरे ख्याल से अररिया, सुपौल, मधेपुरा ये बिल्कुल होना चाहिए था। सिवान सीट अगर हम लोगों को मिली होती तो सिवान भी, छपरा भी ज़रूर हो जाना चाहिए था। तो कुछ कुछ तो सीटें दिख रही हैं जहां शायद थोड़ा बेहतर तालमेल होता, थोड़ा और रियलिस्टिक ढंग से सीटों का आवंटन होता, तो हम लोग उसको जीत जाते। जब आप ये बात कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा या उम्मीदवारों के चयन में थोड़ी भूल चूक हुई, तो जब ये चयन हो रहा था तो उस वक्त तो आप भी रहे होंगे, आपने भी, आपकी पार्टी ने भी दावा ठोका होगा कि हमें ये सारी सीटें चाहिए, हम इनसे अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उस वक्त चल किसकी रही थी? क्या आरजेडी की सबसे ज़्यादा वहाँ चली जिसकी वजह से इस तरीके के परिणाम आए? लालू यादव और तेजस्वी यादव का क्या वीटो पावर वहाँ काम कर रहा था? क्योंकि सीमांचल में जिस तरीके से देखिए, पूर्णिया, पप्पू यादव के नाम पर एक तरीके से अड़ जाना, उसका नुकसान तो साफ साफ दिख रहा है। नहीं, जाहिर सी बात है, आरजेडी सबसे बड़ा घटक दल है बिहार में, और सीटों के तालमेल के मामले में सबसे ज़्यादा से उन्हीं लोगों का रहा है। तो क्या इस जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, तो इसमें क्या लालू यादव की भी भूमिका थी उसमें? जब अब ये सीट बांटे व्यक्तिगत देखिए नेताओं के बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल ने ही फाइनली सब तय किया है, और कांग्रेस पार्टी के साथ भी उसकी अंडरस्टैंडिंग रही। तो पप्पू यादव के बारे में तो कांग्रेस वाले भी कह सकते हैं, क्योंकि हल्ला तो यही था कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए। तो पूर्णिया में कैसे हुआ ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बाकी जहाँ तक सीटों की बात है, सिवान ज़रूर हम लोगों का एक बहुत लेजिटिमेट क्लेम था, और अंत तक हम लोगों ने कहा था, और अफसोस है कि हो नहीं पाया, और उसका परिणाम भी दिख रहा है। काराकाट और आरा, ये 2 सीटें जहां आप चुनाव जीते, नालंदा की पार्टी हार गई। काराकाट में चूंकि मुकाबला त्रिकोणीय था, इस वजह से मतलब ये कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबले में अगर वहां पवन सिंह नहीं होते तो ये एक तरफा फिर से हो सकता था मुकाबला। उपेंद्र कुशवाहा इस चुनाव को जीत सकते थे जिस तरीके से उन्हें उतारा गया और प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो क्या वहां पवन सिंह की वजह से काराकाट में आपकी पार्टी को फायदा मिला है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, काराकाट कह लीजिए, आरा कह लीजिए, बक्सर कह लीजिए, आप देखेंगे कि पूरा शाहबाद, चारों सीट, हर जगह तो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था, लेकिन हर जगह वहाँ इंडिया गठबंधन की जीत हुई। आप देखेंगे कि औरंगाबाद की सीट, वहाँ भी इंडिया गठबंधन की जीत हुई। तो आखिरी दौर में 8 सीटें थी, 8 में 6 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई। तो हमें लगता है कि उस पूरे इलाके में हम लोगों के पक्ष में ही माहौल था, और उपेंद्र कुशवाहा अगर रहते, पवन सिंह नहीं भी होते, हमें तो लगता है कि पवन सिंह को भेजा गया, शायद उपेंद्र कुशवाहा से बात बन नहीं पाएगी, ये सोच करके पवन सिंह को वहाँ भेजा गया था। और अगर कहीं थोड़ा और ज़्यादा वोट उनको आ जाता तो आज अगर जीत गए होते तो वो सीट एनडीए के खाते में उस सीट को गिना जाता। नहीं, क्या पवन सिंह फैक्टर नहीं थे? क्योंकि शाहबाद का परिणाम तो यही बताता है कि पवन सिंह का फैक्टर काम तो कर रहा था। अब वो देखिए आखिरी दौर में आए चुनाव लड़ने के लिए, और उनको वोट तो मेरे ख्याल से जो वोट उनको मिला, उसमें जो वोट हम लोगों को मिलना चाहिए था कायदे से, जिसको हमारा अपना पोटेंशियल वोट हम समझते हैं, उसका भी एक हिस्सा उनको मिल गया है। तो इसीलिए वो फैक्टर अगर काम भी किया है तो हर तरफ काम किया है, ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ को उन्होंने कोई नुकसान पहुंचा। आप फैक्टर मानते हैं पवन सिंह? नहीं, अब जो सेकंड हुए हैं तो फैक्टर कैसे नहीं मानेंगे। नालंदा में क्या चूक हुई है? नहीं, नालंदा तो सबसे कठिन सीट बिहार में, सबको मालूम। तो फिर आप ही को क्यों मिल गया? तो हम लोग से हमने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं, और वहाँ भी संदीप जी ने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, और हमें लगता है कि 1 लाख वोट और अगर हम लोग ला पाते तो नालंदा भी इस बार असंभव नहीं था। लेकिन अगर आप समझ सकते हैं कि नीतीश जी खुद, उनकी पार्टी को जब 16 में 12 सीट, तो नीतीश जी को अगर सीट मिलेगी तो नालंदा तो 1 नंबर पे होगा बदायूं के लिए। तो क्या ये भी मान, जब सीटों का बंटवारा हो जा रहा था, जैसे आपने कहा कि नालंदा की सीट
आपको दी गई, तो क्या वो पार्टियां उन सीट को मांग नहीं रही थी, जैसे आरजेडी हो या कांग्रेस हो, कि नालंदा वो भी लड़ सकती थी, या आपने अपनी पार्टी की तरफ से मांग रखी थी कि 3 सीटों में से एक नालंदा हमें दिया जाए? नहीं, हमने पहली बात देखिए, नालंदा हमारे प्रेफरेंस में बहुत नहीं था। हमारे प्रेफरेंस में सिवान था, कटिहार था, वाल्मीकि नगर की सीट थी। ये सीटें हैं जहाँ हमारे पास तो नालंदा में कोई विधायक भी नहीं है आज के डेट में। ज़रूर अतीत में हम लोग जीते हैं, कम्युनिस्टों का अच्छा असर रहा है एक समय में। तो ये तो कुल मिला के तय हुआ। कुल मिला के जब तय हुआ तो हम लोगों को हमने कहा कि चलो ठीक है, बड़ी लड़ाई है, हम कोशिश करके देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकती है। आपको क्या लगता है दीपांकर जी कि बिहार में जाति आधारित पार्टियों का जिस तरीके से वोट बैंक बढ़ता जा रहा है, अब धीरे धीरे लेफ्ट का उस मामले में कहीं ना कहीं वो पिछड़ रही, क्योंकि वो जाति से ज़्यादा वो गरीबों की बात करती है, वो पिछड़े अति पिछड़ों की बात जब करती है, मतलब वो वर्ग जो कभी मुख्य राजनीति में नहीं दिखता, जिनको आप नंबर में नहीं बताते कि आप 3% हैं कि 12% हैं कि 6% हैं, तो इस वजह से आपकी पार्टी पिछड़ रही है। हालांकि लोकसभा का प्रदर्शन तो 3 में से 2 रहा है। बिल्कुल, हमें लगता है नहीं, देखिए बिहार में जो लोग समझते हैं कि जाति आधारित, तो जाति तो पूरे हिंदुस्तान में है। पूरे हिंदुस्तान में जाए, हर जगह के चुनाव को आप जाति के आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन बिहार की अगर बात करें या पूरे देश की बात करें, इस बार के चुनाव में जाति से कहीं ज़्यादा देश में किसानों की बात हो रही थी, गरीबों की बात हो रही थी, इस देश के नौजवानों की बात हो रही थी, रोज़गार की बात हो रही थी। तो ऐसे सारे, संविधान का सवाल था, लोकतंत्र का सवाल था, ऐसे सारे सवाल थे जो किसी जाति से जुड़े हुए सवाल नहीं हैं। और हमें लगता है कि बिहार में तो पर्टिकुलरली जब नीतीश जी हम लोग के साथ थे और वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, तो सर्वे से तो बात जो खुल के सामने आई कि बिहार आज भी गरीबों का प्रदेश है। 34% परिवार हैं जो 6,000 से कम मंथली इनकम पर ज़िंदा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो गरीबों का है, और इसीलिए हमें लगता नहीं है कि लेफ़्ट को इस वजह से कहीं कोई दिक्कत है। अब ये ज़रूर है कि पूरे देश में जो माहौल है, 30-35 साल से जो आर्थिक नीति है वो पूरे राइटवर्ड दिशा में गई है। सरकारें नहीं हैं एक केरल छोड़ करके, तो ज़रूर है पूरे दुनिया भर में जो माहौल है वो एक ज़बरदस्त राइटवर्ड शिफ्ट है। राइटवर्ड क्या, आप कह लीजिए यूरोप को देखिए तो फार राइट का एक उभार फिर से आ रहा है। तो उस हिसाब से जो एनवायरनमेंट है पॉलिटिकल सोशल, वो बहुत कोई लेफ़्ट के लिए बहुत माकूल नहीं है, ये बात सही है। लेकिन लेफ़्ट के लिए कब माकूल रहता है, हमेशा ही चैलेंज रहता है, और इसी लड़ाई को लड़ते हुए लेफ़्ट को आगे बढ़ना है। दीपांकर जी, आप संविधान और लोकतंत्र की बात अक्सर करते रहते हैं। आपने नरेंद्र मोदी का भी जिक्र जो है चुनाव से पहले किया। संविधान ख़त्म हो जाएगा, संविधान को बदल देंगे, ये एक ऐसा बिंदु रहा पूरे चुनाव में जो मतलब सब जगह पर प्रभावित करा इसने। पर बसपा जो एक मुख्य पार्टी एक समय पे मानी जाती थी उत्तर प्रदेश में, अभी भी प्रभावित करती है। तो बसपा की तरफ से एक बयान आया कि हम लोगों को नुकसान इसलिए हुआ कि विपक्ष ने, यानी कि इंडिया गठबंधन ने जो है संविधान बदलने की बात करी, और ऐसा कोई कर नहीं सकता, और ऐसा करके हमारे वोटर को गुमराह किया गया, जिस कारण हमें जो है वोट नहीं मिला, और अब हम गांव जा कर के अपने उस वोटर को समझाएंगे। देखिए, ये तो हमें लगता है कि बहुत आज भी मुगालते में है, और ये बात कहीं से भी सही नहीं है। संविधान अगर मुद्दा बना, वो अचानक इसलिए नहीं बना कि भाजपा के कुछ बड़ बोले नेताओं ने कह दिया कि 400 पार का मतलब है कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। पिछले 10 साल से लोग इसको देख रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जब जिस समय सीए कानून बना, ये बात अलग है कि बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आई, लेकिन तब भी संविधान मुद्दा था। तब भी पूरे देश में लोग पहली बार एक तरह से आंदोलन के मैनिफेस्टो के रूप में संविधान के प्रियम्बल को हर जगह लोग उसको पढ़ रहे थे। आप देखेंगे कि आज़ादी के 75 साल जब पूरे हुए, विवेक देबरॉय जो हमारे मोदी जी के प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने बाकायदा अखबार में लिखा कि संविधान का समय समाप्त हो गया है। जैसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, वैसे हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, और वो नया कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जो एक तरह से देश में और ज़्यादा ऑथोरिटेरियन और प्रो कॉरपोरेट सरकार को उससे ताकत मिले। तो ये संविधान बदलने वाली बात पिछले 10 साल से लोग इसको देख रहे हैं,
इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। बात इतना है कि लोगों को पहले इसको टुकड़ों में देख रहे थे, अब एक संपूर्णता में बात समझ में आ रही है कि अगर शायद इनको मौका मिल जाएगा तब ये संविधान बचेगा नहीं, और तब आरक्षण से लेकर के जो संविधान से जुड़े सवाल है, सारे सवाल लोगों के लिए प्रासंगिक हो गए हैं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई नीतीश कुमार नहीं मिल पाए, पर उत्तर प्रदेश में भी आप ही के पुराने साथी जयंत चौधरी को जो है भाजपा अपने साथ शामिल करने में चुनाव से पहले कामयाब रही, परंतु उनको वो फ़ायदा उनका नहीं मिल पाया। और इसी के साथ मैं एक सवाल और जोड़ देता हूँ कि चंद्रशेखर बहुत एक्टिव लीडर जो है उत्तर प्रदेश में उनको देखा जा रहा है। दलितों की बात होती है तो पूरे देश भर में वो जाते हैं और सबसे पहले पहुंच जाते हैं और उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो इंडिया गठबंधन ने कभी क्यों ट्राई नहीं किया कि चंद्रशेखर उनका हिस्सा होना चाहिए, और जयंत चौधरी को रोकने के क्या प्रयास किए गए और वो क्यों नहीं रुक पाए? वही हम कह रहे हैं, देखिए आप लोगों को कैसे रोकिएगा। पॉलिटिक्स में आजकल लोग कैलकुलेट करने लगते हैं। कुछ लोग तो इसी को बड़ा एक्सपर्टाइज समझते हैं कि एकदम सही समय पर सही जगह पर जा कर के जगह अपना ले लेना, अर्ली बर्ड्स। तो इसमें आप रोक नहीं सकते ऐसे लोगों को। तो अब वो खुद आकलन करेंगे कि उनको फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ। हमें लगता है कि इस दौर में वही लोग रहें जो बेसिकली जिनको ये दौर समझ में आ रहा है कि आज के दौर में आप अपना 1 सीट देख रहे हैं, 2 सीट देख रहे हैं, और अगर इस पूरे जो बड़ी तस्वीर है वो तस्वीर अगर आपको दिख नहीं रही है। राजनीति में हमेशा अगर कुछ छोटे छोटे मुद्दे दिखते हैं, लेकिन जिस समय अगर देश के लोकतंत्र जैसा मुद्दा अगर सामने आए, संविधान अगर अपने आप में मुद्दा बन जाए और वैसे दौर में आप कहीं दूसरे खेमे में खड़े हो जाए, ये तो उनके वैचारिक राजनीतिक जो स्थिति है, पोजीशन है, उसका सवाल बनता है। इसमें आप किसको कहाँ रोक सकते हैं? जिनको लगेगा कि भाई हमारे लिए ये मायने नहीं रखता, संविधान कोई बड़ी बात नहीं है, वो जाएंगे, इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्र है। चंद्रशेखर का सवाल भी सर मेरा था कि चंद्रशेखर जी के बारे में शुरू में तो हम लोगों को शायद लग रहा था कि इंडिया गठबंधन के अंदर ही बात कहीं हो रही है, और अल्टीमेटली वो भी जीते हैं, और एग्जैक्टली बात कहाँ जा कर के फंसी मुझे बहुत आइडिया नहीं है यूपी के बारे में। तो आपको मतलब मैं आपका व्यक्तिगत रुख इस पर जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर होने चाहिए, क्योंकि विपक्ष में वो मुद्दे आज भी वो सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, उनके यहाँ पर विकास की बात हो, तो सांसद बनने के बाद जब मैं उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा हूँ तो सबसे एक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिखाई दे रहे हैं चंद्रशेखर। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति अगर इंडिया गठबंधन में होगा तो मजबूती मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो संविधान के पक्ष में जो भी मुखर आवाज़ है डेमोक्रेसी के लिए, जिनके अंदर भी इस समय लड़ने की ताकत हो, तो ऐसे तमाम लोग, इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए है। बाकी तो कौन कहाँ से है, किसका कितना असर है नहीं है, वो एक अलग सवाल है, लेकिन बेसिक पोजीशन मेरे ख्याल से यहीं से तय होनी चाहिए कि पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली जो इस पोजीशन पर हैं वैसे लोगों को इंडिया गठबंधन के साथ होना चाहिए। लिबरेशन को प्रकाशित हुए लगभग 50 साल के लगभग होने वाले हैं, तो माना यह जाता है कि आप एक एक लेख उसका जो है पढ़ते हैं, तो क्या आज भी आप उसका एक एक लेख पढ़ते हैं और संपादित करते हैं? 50 नहीं, करीब करीब 60 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 1965 से शुरू हुआ था। कोशिश करते हैं, लेकिन ये लिबरेशन में हम लोग की ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि एक पार्टी पत्रिका, लेकिन ऐसा हो, लोगों का आमतौर पर लगता है कि कम्युनिस्टों की पत्रिका जो है बड़ा भारी भरकम पत्रिका होती है, भाषा ऐसी होती है जो कुछ ही लोगों को समझ में आती है, बहुत जार्गन्स उसमें होते हैं। हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि हमारी भाषा उसमें कोई जार्गन ना हो, कम से कम हो, और वो भाषा एक तरीके से लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, लोगों की बात हो। और इसमें जो न्यू जनरेशन है, हमारे राइटर्स में भी बहुत सारे नए हैं जो छात्र आंदोलन, मजदूर आंदोलन से उभरते हुए आ रहे हैं, और जो आज के दौर के नए मुद्दे हैं हम उसको भी कोशिश करते हैं। जैसे आज से 50 साल पहले कोई नहीं ये समझते थे कि शायद क्लाइमेट कोई इतना बड़ा जो पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा। हम समझते हैं कि आज भी भारत में हम लोग इस पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, ऐसे सवालों पर देना चाहिए। इंटरनेशनली भी आज जिस तरह से पैलेस्टाइन का सवाल है, बहुत हमें अफसोस होता है कि हिंदुस्तान में ये चर्चा का विषय नहीं है, जबकि लैंसेट में लिखा जा रहा है कि करीब 1,86,000 लोग गाज़ा में जेनोसाइड के शिकार बने हैं पिछले करीब 9 महीने में। और दुनिया के लिए लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है,
दुनिया के न्यू जनरेशन के लिए आप विश्वविद्यालय में देखिए, जो इनकम्बेंट्स के आंदोलन हो रहे हैं, वो वियतनाम जैसा एक दौर फिर से आ गया है। हमारे यहाँ बहुत ये उस पर चर्चा नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इन विषयों पर जिस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन किसी कारण से हमारे देश में इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया कह लीजिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कह लीजिए, उसमें जो मुद्दा उपेक्षित है, हम उस पर भी नज़र डालने की कोशिश करते हैं। सर, किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए पब्लिकेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसका सर्कुलेशन भी जानना हम चाहते हैं कि अभी की स्थिति में सर्कुलेशन क्या है और बढ़ाए सर्कुलेशन जाने के बेहद लिए कम क्या है। प्रयास? आज के ज़माने में तो कोई प्रिंटेड सर्कुलेशन बहुत ही मुश्किल हो गया है, लेकिन जो डिजिटल है वो चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटली और थोड़ा आगे बढ़े, और जो अनुवाद, क्योंकि अंग्रेज़ी है उसकी अपनी सीमा होती है हमारे जैसे देश में, तो इसलिए हम लोग कई साप्ताहिक और मंथली और भी मुखपत्र अलग अलग भाषाओं में, और कुल मिला के हमारी कोशिश है कि प्रिंट वर्जन में भी हम लोग आगे बढ़े, और ख़ासकर जो डिजिटल माध्यम है आज के ज़माने में, वो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सर, मेरा आखिरी सवाल है, पड़ोसी देश नेपाल में जो है माओवादियों ने लोकतंत्र को अपनाया है और वो सरकार में भी वहाँ शामिल हुए, तो क्या हमारे देश में भी आपकी तरफ से या अन्य साथियों की तरफ से मिलकर क्या ऐसे प्रयास किए जाएंगे या कर सकते हैं कि माओवादियों को लोकतंत्र पे विश्वास उनका आ सके और वो भी इस देश के सिस्टम के साथ कदम मिलाकर चल सकें, उनको सेना से या पुलिस से मुंह छिपाकर ना भागना पड़े और एक्टिवली वो जो है इस देश को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकें? अब अगर नेपाल के माओवादी भी, उनसे भी पूछेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी की सलाह पर उन्होंने अपना रास्ता बदलाव किया या कोई भी रास्ता अपनाया। लोग अपने अपने अनुभव से सीखते हैं, और हमारे देश के माओवादियों को भी सीखने दीजिए अपने अनुभवों से। और हम तो बात मानवाधिकार की करते हैं कि भाई माओवाद एक विचार है, ये विचार अपने आप में कोई अपराध नहीं है, और माओवादी संदेह करके अभी महाराष्ट्र में फिर कानून आ रहा है, बहुत ख़तरनाक कानून होगा। तो इस तरीके से किसी भी आइडियोलॉजी को, किसी आइडिया को इंक्रिमिनेट कर देना और इसके नाम पर किसी को जेल में डाल देना, ये तो हमें लगता है कि सवाल नहीं है। तो आप माओवादियों से उम्मीद करते हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से सोचे और काम करें, तो लोकतंत्र को भी तो ये करना चाहिए कि आप भी माओवादियों के लिए एक लोकतंत्र में किसी विचारधारा के लिए जो जगह होनी चाहिए, वो जगह हमारे लोकतंत्र में भी होनी चाहिए माओवादियों के लिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि 2024 का जो चुनाव रहा है उसमें आपकी पार्टी ने जितने भी सीटों पर जीत हासिल की है, उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में आप ऐसी कौन सी गलतियों को और ऐसी कौन सी खामियां रह गई जिसको आप 2025 के चुनाव में ध्यान रखेंगे और उस पर काम करेंगे? देखिए, हमें लगता है कि इस बार जो चीज़ें तय होने में बहुत देर हुई, तो हम कोशिश करेंगे कि 25 का जो विधानसभा का चुनाव है, वैसे कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि 25 नहीं, वो 24 में भी हो जा सकता है। तो जब भी विधानसभा चुनाव हो, हम लोग थोड़ा बेहतर तैयारी के साथ और थोड़ा समय पर तैयारी के साथ उस चुनाव का मुकाबला कर सकें। और इस समय हमें लगता है कि चुनाव के लिए जो ज़रूरी है वो है कि पूरे बिहार में एक बड़े आंदोलन, इंडिया गठबंधन के साथ जो दिक्कत रही, गठबंधन बना, लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन जिस तरह का एक पूरे आंदोलनात्मक गतिविधि होनी चाहिए थी, उस तरह की कोई गतिविधि हम लोग, बहुत समय भी कम था। तो बिहार में कम से कम एक ही स्टेट है, और हमारी अभी कोशिश होगी जो बिहार में गरीबों के बड़े बड़े सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के व्यापक आंदोलन की तैयारी में हम जाएंगे, और उन आंदोलनों के ज़रिए हमें लगता है कि एक एजेंडा बन पाएगा और चुनाव का भी माहौल बन पाएगा। चूँकि आपने 2025 का जिक्र किया, तो 2020 में क्या आप मानते हैं कि सीटें कम मिली, इस वजह से वहाँ चूक हुई, वरना शायद वो गठबंधन सरकार बना लेती, तेजस्वी मुख्यमंत्री हो सकते थे? ये बात तो देखिए, हमसे पूछिएगा तो हम लोग तो उस समय भी कह रहे थे, लेकिन अब चूँकि हमारे विधायकों की संख्या कम रहती थी, 2015 के चुनाव में हमारे सिर्फ 3 विधायक थे, तो लोगों को लगा होगा कि भाई माले जैसी पार्टी के लिए 19 सीट काफ़ी है। लेकिन ये ज़रूर चर्चा कुछ बदली है विधानसभा चुनाव के बाद से, और चुनाव परिणाम के आधार पर लोगों को ये लगता है, तो लोगों को लगना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमसे पूछिएगा तो हम तो हमेशा कहेंगे कि भाई निश्चित तौर पर हमारा जितने बड़े दायरे में कामकाज है, और बिहार जिस तरह का प्रदेश है,
तो उसमें निश्चित तौर पर माले को, लेफ़्ट को और ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। और लेफ़्ट की वो भूमिका बिहार में हम निभा सकते हैं जो अभी फ्रांस में आप लेफ़्ट को देख रहे हैं कि अगर आज फांसीवाद को फ्रांस रोक पाया है तो उसमें सबसे बड़ी ताकत लेफ़्ट के पास है यूरोप में। हालांकि फ्रांस एक्सेप्शनल देश है, शायद जनाधार के मामले में लेफ़्ट का इतना बड़ा जनाधार अन्य देशों में नहीं है, लेकिन उसी तरह बिहार में भी बिहार ऐसा प्रदेश है भारत में जहां हिंदी पट्टी में लेफ़्ट के पास बहुत बड़ा जनाधार है और बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास भी है और असर भी है। जब पटना के गांधी मैदान में एक रैली हुई, उस रैली की हमने एक कहें तो एक टॉप से एक तस्वीर निकाली। वो तस्वीर बताती थी कि हरे झंडे से ज़्यादा उस मैदान में लाल झंडा दिख रहा था। लेकिन जब उसके बाद चुनाव प्रचार का वक्त आया तो हेलीकॉप्टर से घूमते हुए 2 नेता ही दिखे। बड़े बड़े रैलियों में कहीं ना कहीं कमी दिखी, चाहे वो कांग्रेस उनके साथ नहीं दिखी, आपकी पार्टी आप नहीं साथ दिख रहे थे प्रचार के दौरान। तो ये कोऑर्डिनेशन में कमी थी या आप सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र बांटे हुए थे कि कोई एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं? क्षेत्र का ही मामला था। मैंने हमें लगता है कि कांग्रेस के लिए तो उत्तर प्रदेश ज़्यादा महत्वपूर्ण था, दक्षिण के राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और हमारे लिए भी ज़्यादातर सीटें आखिरी दौर में थी। तो आखिरी दौर के तो 3-4 दिन के प्रचार में हम सब लोग साथ साथ थे और बाकी तो हम लोगों के थोड़ा प्रचार की शैली भी कुछ अलग रहती है। बड़ी बड़ी रैलियों से ज़्यादा छोटे छोटे कुछ मीटिंग, सभा, हम उस पर ज़्यादा जोर लगाते हैं। दीपांकर जी, पहले तो आपको बिहार में 2 सीट के जीत के बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिस 2-3 सवाल हैं हमारे कि जिस तरह से आप ये दावा कर रहे हैं या फिर ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको आने वाले समय में बिहार में आपके सत्ता हो और जैसे विदेश में अभी कायम हुए, लेकिन क्या ये स्ट्रेटजी इतना आसान है जितना आसानी से आपने कह दिया? क्योंकि कहाँ तेजस्वी की लोग कह रहे हैं कि कहाँ तेजस्वी की लहर, कहाँ प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं 2025 विधानसभा चुनाव के लिए अगर देखें तो, और कहाँ इधर एनडीए की तरफ से मजबूती से बीजेपी उतर रही है। जेडीयू भले ही कमज़ोर होती जा रही है अभी, लेकिन इन तीनों के बीच में जो है त्रिकोणीय मुकाबला होगा 2025 में। तो इसके लिए क्या कोई स्ट्रेटजी है ऐसा खास जो आप दोनों को मात दे सकें, या उस पर काम कर रहे हो अभी, या फिर प्लान बना रहे हो ऐसा कुछ? 3 कहाँ से आपने देखा बिहार में अभी? एक तरफ एनडीए गठबंधन है, इंडिया एक गठबंधन है। अब प्रशांत किशोर जी, अब हमें बहुत आइडिया नहीं है उनके पॉलिटिक्स के बारे में। जो चीज़ें सतह पर दिखती है, कुछ चीज़ें उनके पास है, बहुत काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी प्रचार है और बाकी उन्होंने दूसरों के लिए कैंपेन स्ट्रेटजी बनाने का काम किया, अपने लिए भी ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन इससे ज़्यादा बिहार के लिए उनके पास एजेंडा क्या है, या आज के दौर में देश की पॉलिटिक्स में जो बड़े सवाल हैं उन सवालों के रूबरू कहाँ खड़े हैं, ये अभी बहुत चीज़ें साफ़ नहीं हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी को तो फ़िलहाल मैं उस लेवल पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि बिहार में इंडिया गठबंधन को जैसे हमने कहा कि बेहतर तैयारी के साथ इस बार उतरना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ओडिशा में किया, बीजू जनता दल को भीतर से एक तरीके से उन्होंने हड़पने का काम किया, उसको कमज़ोर करने का काम किया और सत्ता हड़प ली। उसी तरह से जनता दल यू भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी टारगेट है जिस पार्टी को बीजेडी की तरह वो उसी तरह से हड़प लेना चाहती है। अब ये लेकिन बीजेडी की तुलना में जनता दल यूनाइटेड एक ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, पूरी तरह प्रशासन निर्भर नहीं है शायद, तो वो तो आगे दिखेगा कि ये बीजेपी और जेडीयू का ये जो गठबंधन है वो किस रूप में आगे बढ़ेगा, क्या होगा। अगर बीजेपी पूरी तरह से जेडीयू को हड़पने की कोशिश करे तो बिहार में उसका क्या रिएक्शन होगा वो भी देखने वाली बात है। फ़िलहाल तो हमें लगता है कि बिहार में अगर हम लोग ठीक से काम करें, 17 महीने जो सरकार थी एक अच्छी शुरुआत हुई थी। एक जो जाति आधारित गणना हुई, उससे बात जो सामने आई, उसके आधार पर रिजर्वेशन का विस्तार हुआ, ये चीज़ें पूरे देश के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिहार के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो सर्वे हुआ उस सर्वे के बाद नीतीश जी ने घोषणा की थी कि बिहार के 94 लाख परिवारों के लिए एक मुश्त 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। हालांकि अभी इस दिशा में सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि नीतीश जी से इस पर बिल्कुल
हिसाब मांगा जाए और जो उन्होंने वादा किया, और इसीलिए हम एक बड़ा वादा हक दो वादा निभाओ ये अभियान शुरू करने जा रहे हैं बिहार में, जो पूरे बिहार के लिए होगा। तो हमें लगता है एजेंडा तो है इंडिया गठबंधन के पास, लेफ्ट के पास, बिहार के गरीबों के पास, किसानों के पास उनका अपना एजेंडा है। उस एजेंडे पर अगर हम लोग काम करेंगे तो मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में। देखिए आप कह रहे हैं कि जैसे बीजू जनता दल ने को बीजेपी ने हड़पा, अगर ये शब्द सही है हड़पना, तो फिर अगर जेडीयू को भी अगर बीजेपी हड़पती है आने वाले समय में, तब भी तो नुकसान इंडिया गठबंधन को ही होगा, तब भी आप ही को होगा। दूसरी तरफ से ही प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि उनके पास मुद्दा नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपके नेता वो चाहे इंडिया गठबंधन के हो या फिर एनडीए के हो, इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो कहते हैं कि हमारे ज़िला में आपके लिए कोई फैक्ट्री लगे, आपके बच्चा बाहर ना जाए पढ़ने के लिए या फिर कमाई के लिए। भर भर के ट्रेन जाती हैं, वहाँ से बच्चे बाहर आते हैं। तो इन सब के लिए कोई स्ट्रेटजी तो होगी। जिस हिसाब से प्रशांत किशोर पद यात्रा कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में घूम रहे हैं, तो इसके लिए इंडिया गठबंधन के पास बिल्कुल, जैसे आपने कहा, देखिए रोज़गार और पलायन ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। और रोज़गार से निश्चित तौर पर एक बात जो नई बनी वो सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, जिसकी बात ख़त्म हो गई थी पूरे देश में, उस बात को फिर से हम लोगों ने स्थापित किया। लेकिन हमें लगता है कि बिहार में अगर हम सच में ऐसे रोज़गार का इंतज़ाम चाहते हैं जिससे पलायन पर रोक लगे, पलायन कम हो, तो इसको हमें विजुअलाइज़ करना होगा कि बिहार जैसे स्टेट में मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी फैक्ट्री, और किसी बड़ी फैक्ट्री में ज़्यादा एम्प्लॉय, देखिए लोग फैक्ट्री की बात कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते हैं। हमें लगता है बातें होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की। और एम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करें तो बिहार में सर्विस सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, डिलीवरी और एक बड़े पैमाने पर एमएसएमई सेक्टर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये है बिहार के लिए ज़रूरी। और इस दिशा में निश्चित तौर पर और भी काम करना होगा। तो हमें लगता है ये जो रोज़गार की उम्मीद है लोगों में, इस पर प्रशांत किशोर तो बोल तो रहे हैं, इस सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन उनके पास समाधान क्या है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ये तो अभी साफ नहीं है बिहार के लिए। और गरीबों की अगर बात करें तो बिहार के गरीबों के लिए उनका सम्मान, उनके सामाजिक पहचान, सामाजिक सम्मान, ये बेहद ज़रूरी सवाल है। इससे हट करके सिर्फ आर्थिक आधार पर आप गरीबों की बात भी नहीं कर सकते। तो गरीबों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात संपूर्णता में होनी चाहिए, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल करता है, और इसी पर पॉलिटिकल एजेंडा भी तय होना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी इन दिनों अग्निवीर ज़्यादा चर्चा में है, अग्निवीर पर आपकी क्या ऐसी राय है कि जैसे सरकार के खिलाफ जो बात कही जा रही है कि अग्निवीर स्कीम सही नहीं है, 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे, इस पर आपकी पार्टी या आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम लोगों शुरू से डिमांड रही है कि ये स्कीम बेहद गलत है, नौजवानों के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है, आर्मी के लिए भी सही नहीं है, और इसीलिए देश के किसानों ने भी इसको गलत माना। तो बड़े पैमाने पर चुनाव परिणाम भी आप देखेंगे, महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम, हरियाणा का चुनाव परिणाम, पंजाब का चुनाव परिणाम, वेस्टर्न यूपी का चुनाव परिणाम, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर उसमें अग्निवीर भी रहा है। और हमें लगता है कि जितनी जल्दी इसको ख़त्म सरकार करे उतना अच्छा है, इसको डिफेंड करने की कोशिश ना करें। राहुल गांधी का एक ट्वीट है, वैसे राजनीति में अमूमन कमी देखने को मिलता है कि जल्दी आप खुलेआम तारीफ करने लगे। अभी तुरंत आधे घंटे हुए उन्होंने ट्वीट किया है स्मृति ईरानी को लेकर कि जीवन में हार जीत होती रहती है, लेकिन वो आग्रह कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता को अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उनके लिए ना करें। तो इससे आपके राहुल गांधी की जो छवि है उसमें आप कैसे देखते हैं कि उनके पहले के छवि और अभी के छवि में सुधार? किन के बारे में कह रहे हैं? स्मृति ईरानी जी के बारे में, जो अमेठी से हारी हैं, तो उनके बारे में राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि उनके अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें। ये पहली बार है जब एलओपी बनने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर स्मृति ईरानी पर भी अपना बयान दिया है। ये तो देखिए, राजनीति में भाषा अपमानजनक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये तो हमारे इस दौर का ही एक तरीके से नज़ारा है कि पार्लियामेंट के अंदर ज़बरदस्त हेड स्पीच दिया जाता है और उसमें स्पीकर कुछ कहते नहीं हैं और हेड स्पीच देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो राजनीति की भाषा तो बिल्कुल गरिमापूर्ण होनी चाहिए, उसमें व्यक्तिगत छीटाकशी, अपमानजनक बातें, इसकी कोई जगह होनी नहीं चाहिए।
ये तो चाहे आप किसी भी दल के नेता के लिए हम इसको कहेंगे, और राहुल जी अगर इस पर जोर डाल रहे हैं तो अच्छी बात है, बिल्कुल। एक और चर्चा थी कि सीपीआई एमएल से भी राज्यसभा इस बार कोई जाएगा, और वो चर्चा आपके नाम की ही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश सिंह गए, किसने वीटो पावर का इस्तेमाल किया? क्योंकि ये राजनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा थी कि पहली बार ऐसा होगा कि दीपांकर भट्टाचार्य किसी बड़े सदन में जा सकते हैं। नहीं, पता नहीं ये चर्चा कहाँ से आई। हम लोगों ने ज़रूर ये कहा कि हमारा एक क्लेम बनता है, हमारे पास 1 दर्जन विधायक हैं, लगातार हम दूसरे दलों को समर्थन दे रहे हैं, और तो इसलिए राज्यसभा में हमारा क्लेम बनता है। अब पार्टी की ओर से बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि मेरे जाने की कोई चर्चा थी। ये तो पार्टी को तय करना था कि कौन जाएंगे नहीं जाएंगे। अब ये ज़रूर कुछ लोगों ने इस पर व्यक्तिगत चर्चा बना दी। तो सवाल ये हुआ कि हमने अल्टीमेटली जब खरगे साहब ने कहा कि इस बार के लिए कांग्रेस के लिए आप लोग छोड़ दें, तो हम लोगों ने एक लार्जर इंटरेस्ट में हमने कहा कि ठीक है, इस बार हम छोड़ देते हैं उनके लिए। इसलिए कैंडिडेट्स के बारे में, इसलिए कांग्रेस से भी उम्मीदवार कौन होंगे वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। हमने कांग्रेस के लिए सीट छोड़ दी, और कांग्रेस को या आरजेडी को सीट छोड़नी होती तो वो माले के लिए छोड़ते या लेफ्ट के लिए छोड़ते, ना कि मेरे लिए छोड़ते। नहीं, क्या आपकी खरगे जी से बातचीत हुई थी? चूँकि ये खबर में भी थी, काफ़ी दिनों तक ये हो रही थी जब राज्यसभा की सीट की बात, कि लालू यादव ने उस पर एक वीटो पावर लगा दिया कि इस बार तो अखिलेश सिंह ही जाने वाले हैं। नहीं, खरगे जी से हमने अगर कहा है तो बिल्कुल वो खरगे जी ने जब कहा, उनके कहने पर हमने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए ही ये सीट रहे। इससे ज़्यादा कोई बात हम लोगों की नहीं हुई। राहुल गांधी का जिस तरह से सदन में इस बार हमने रूप देखा, एग्रेशन देखा और मुद्दे आधारित बात करते नजर आए, राहुल गांधी को लेकर आपके विचार क्या हैं? चूंकि आप उसी गठबंधन का हिस्सा हैं और गठबंधन के नेता से हम ये अक्सर सवाल पूछते हैं। छवि को लेकर के चलिए सवाल हो गया, लेकिन आपको लगता है कि इस बार संतुष्ट हैं आप लोग? राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है, और अब मतलब जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो इस बार हुआ है, इसमें भी अब जाकर के वो जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं गठबंधन की सेहत के लिए और खास करके अपोजिशन के लिहाज से, ये एक सही फैसला था? नहीं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में इस समय। राहुल जी उस पार्टी के नेता हैं, इसलिए राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई एक्स्ट्रा कोई बात है नहीं, बहुत ऑब्वियस बात है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस की जहाँ तक एक रिकवरी हुई है, एक रिवाइवल दिख रहा है, इसमें राहुल जी की बड़ी भूमिका तो ज़रूर रही है। और मुद्दे जो उठा रहे हैं कुछ सदन के अंदर या बाहर, या जो पहलकदमी ले रहे हैं, हमें लगता है कि जो लगातार तुरंत कहीं पहुंच जाना, जनता के बीच में जाना मिलना, तो एक तरीके से एक पीपल ओरिएंटेड पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो, पीपल ओरिएंटेड इनिशिएटिव हो, ये जो कोशिश है, मुझे तो लगता है ये बेहतर कोशिश है, ये कोशिश होनी चाहिए और सबके लिए अच्छी बात है ये। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लेफ्ट विमर्श में होता है सर। 2004 की स्थिति और 2024 की स्थिति की तुलना की जाए, कभी 60 सांसद आपके हुआ करते थे, लेफ्ट पार्टियों की बात कर रहा हूँ कुल मिला करके, और अभी की जो स्थिति है 9-10 पर आप सिमट गए। पिछली दफ़ा तो और स्थिति ख़राब थी। कहाँ रणनीतिक चूक मानते हैं? क्या अक्सर ये सवाल आता है कि जाति की राजनीति ने लेफ्ट को सबसे ज़्यादा उलझा दिया, ये मंडल बनाम कमंडल की राजनीति में आप कहीं पिछड़ते चले गए। एक्चुअल कारण, चूंकि आप थिंक टैंक भी हैं। नहीं, मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता है। देखिए, लेफ्ट को आप हम लोग जनरली बात कर लेते हैं, लेकिन वो लेफ्ट की जो 60 सीटें आप कह रहे हैं, वो सीटें तो किसी खास इलाके से आती थी। पश्चिम बंगाल, तो बंगाल में सरकार थी, ठीक है, तो बंगाल में कोई, हमें नहीं लगता कि मंडल और कमंडल का कोई मामला रहा है। बहुत सिंपल बात है, सिंगूर नंदीग्राम, आप उस समय पूरे देश में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, SEZ के खिलाफ पूरे देश के किसान लड़ रहे थे। वैसे समय में कोई एक लेफ्ट के नाम पर चलने वाली सरकार अगर ये तय कर ले कि फैक्ट्री वहीं लगाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे की तर्ज पर, टाटा जहाँ कह रहे हैं वही सिंगूर की ज़मीन हमें चाहिए, तो इससे गलत बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और ये इतनी बड़ी गलती लोगों ने कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी, तो उसके बाद से लगातार वहाँ डिक्लाइन उनका जारी है, और आज भी वो रिकवरी बंगाल के अंदर नहीं हो पाई। तो बंगाल में अगर रिकवरी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि 60 सीटें जो थी उस समय, उसमें से 30 से ज़्यादा सीट शायद अकेले पश्चिम बंगाल से थी।
तो बंगाल में आप ज़ीरो हो गए हैं। उसी तरह केरल में सत्ता में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा मेरे पास अभी भी केरल के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन कहीं बात तो कुछ ज़रूर होगी कि लेफ़्ट की संख्या बहुत कम है। बीजेपी ने खाता भी खोल लिया है इस बार, तो लेफ़्ट के लिए केरल भी मेरे ख्याल से अब चिंता की बात है। तो बाकी जहाँ तक बात है नॉर्थ इंडिया, और इसमें तो हिंदी पट्टी के लिए आपको अलग से सोचना ही पड़ेगा। और इसमें अच्छी बात है कि इस बार कम से कम हिंदी पट्टी से 3 लेफ्ट के सांसद जीत करके आए हैं। किसान सर, मेरा आंदोलन यही का सवाल दौर है है। कि आप कोई बड़ा फैक्टर नहीं मानते जब गैर कांग्रेसवाद से निकली हुई तमाम पार्टियां, उत्तर प्रदेश की हों, बिहार की हों, इन पार्टियों ने न केवल वामपंथी आंदोलन को बल्कि पार्टी के रूप में भी जब लेफ्ट थी तो उसको एक नुकसान तो पहुंचाया। हिंदी भाषी राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, हमें लगता है कि हम दूसरी पार्टियों से क्यों शिकायत करेंगे। तब जनता को आप मैसेज कन्वे करने में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी में कंपटीशन होगा, अलग अलग विचारधारा में होड़ होगी, अलग अलग तरह के पॉलिटिक्स में होड़ होगी। तो इस होड़ में अगर कहीं कोई पिछड़ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई फलाना आरएसएस की विचारधारा के चलते लेफ्ट को नुकसान हुआ। बिल्कुल नहीं। आरएसएस की विचारधारा अगर है इस समय, अगर कहीं और कोई ऐसी विचारधारा है जिसके खिलाफ देश में लोग लड़ना भी चाहते हैं, तो लड़ने की विचारधारा के रूप में, ताकत के रूप में लेफ्ट अगर सामने आए। अब अगर हम लोगों की बात करें तो आप ये देखेंगे कि ज़रूर बिहार में हम लोगों को बने रहने के लिए भी काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी। इतने जनसंहार झेलने पड़े, कितने सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे इतने सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, सैकड़ों की तादाद में हमारे नेता कार्यकर्ता शहीद हुए। बिहार जैसे स्टेट में टिके रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो हम लोग टिके रहे हैं और इसीलिए आज जब देश को ज़रूरत पड़ी है कि भाजपा के खिलाफ हिंदी पट्टी में लड़ने वाली ताकत कहाँ से आएगी, तो उसमें एक कंट्रीब्यूशन हमारा भी हो पा रहा है। तो हमें ऐसा लगता नहीं है। अलग अलग समय का दौर आता है। कभी ज़रूर मंडल कमीशन जब शुरू में आया तो एक उभार था, बहुत उम्मीद थी लोगों की, लेकिन आज अगर सिर्फ उसी बात को कोई दोहरा दे, उसके बल पर किसी की पॉलिटिक्स चल नहीं पाएगी। आज आपको आगे की बात करनी होगी। एक समय था, हमने बिहार में देखा कि नीतीश जी आए और उन्होंने शिक्षा मित्र बनाना, टोला सेवक, ये मित्र वो मित्र, 500 1000 रुपये किन्हीं को दे रहे हैं। आज अगर 500 1000 रुपये दे करके किन्हीं को कोई मित्र कह दे आप, उससे कोई बात नहीं बनने वाली है। आज लोग कहेंगे कि हमारे सामने आगे के लिए क्या रास्ता है। तो एस्पिरेशंस भी जगह हैं। तो इसीलिए हमें नहीं लगता है कि कोई पुराने कास्ट की बात करके, कास्ट आधारित पार्टीज़ हैं, आइडेंटिटी बेस्ड पार्टीज ज़रूर है। और ये आइडेंटिटी बेस्ड पार्टीज इसलिए भी देश में है कि अगर हमारे देश में वाकई एक वेलफेयर स्टेट होता, अगर आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़ता कि हमें शिक्षा कहाँ से मिलेगी, अगर हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए इलाज हो पाएगा कि नहीं, डॉक्टर दिखा पाएंगे कि नहीं, एम्स में किसी से लिखवा के लाना पड़ेगा। ये जो हमारे देश में जो स्थिति बनी हुई है कि कहीं ना कहीं पैरवी से कुछ होगा, और वहाँ लोगों को लगता है कि अपनी जाति के कोई अगर हो तो कुछ अगर ना हो तो एक तो लिख के तो दे देगा कि चलो भाई इसके आदमी को इलाज करा दो। तो ये जो एक पैरवी के भी नेटवर्क के रूप में जाति इस देश में बनी रह गई है। जाति से बहुत फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक तरीके से लोगों का एक एसोसिएशन है और इसके चलते भारत में वो रह गई है। फिर भी मुझे तो लगता है कि आज धीरे धीरे देश में चर्चा तो किसानों की हो रही है, किसी जाति की सिर्फ नहीं हो रही है। चर्चा रोज़गार की हो रही है। चर्चा इस समय आप करेंगे तो देश में नौजवानों की कर रहे हैं, महिलाओं में चर्चा करेंगे तो आप स्कीम वर्कर्स की चर्चा करेंगे, किसी एक जेंडर की चर्चा करेंगे, लेकिन जाति की चर्चा नहीं करेंगे महिलाओं में। तो इसलिए हमें लगता है कि धीरे धीरे देश का विमर्श भी वो जो हम लोग समझते थे कि सिर्फ कास्ट सेंट्रिक कोई विमर्श है, लेकिन ये बात भी सही है कि कास्ट आज भी हमारे देश में उत्पीड़न का एक टूल है, एक बिल्कुल एक मीडियम है जिसके नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसीलिए कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है। और बाकी लोगों के जो डेवलपमेंट के नीड्स हैं, राइट्स हैं, इसके लिए कास्ट से ऊपर उठ कर के लड़ना भी इम्पॉर्टेंट है। लेफ्ट को लेकर के जो आलोचक होते हैं या समालोचक भी कह लीजिए, वो जब लिखते हैं तो एक बात वो बड़ी शिद्दत से उठाते हैं। मैं चाहूँगा कि इसका गंभीरता से जवाब दें सर। लोग अक्सर कहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम लेफ्ट की पार्टियां हैं वो क्यों ना एक हो जाएं, और ये मांग आज से नहीं लंबे समय से उठती रही है। और कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भी सीपीआई से जब ये क्लेम पूछा जाता तो वो कहते हैं कि हमने तो कई बार ऐसा कहा लेकिन नहीं हो सका। बतौर सीपीआई एमएल के जनरल सेक्रेटरी, आप मानते हैं कि लेफ्ट के तमाम जो दल हैं मेन स्ट्रीम में, उनको एक हो जाना चाहिए?
अब देखिए, कहने के लिए हम भी कहेंगे कि एक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसी को दिमाग में अचानक आया कि हमको अलग हो जाना चाहिए। कोई परिस्थिति रही होगी, कोई मतभेद रहे होंगे भारत के बारे में, समाज के बारे में, आपके सामने इस समय प्राथमिकता क्या है इसके बारे में कोई अलग सोच रही, तभी जाकर के लोग अलग हुए हैं। इसीलिए हमें लगता है कि ये सदिच्छा से तो ये बात बनने वाली नहीं है। तो हमें लगता है कि कब हम लोग एक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, इस पर बहुत सोचने के बजाय ज़रूरी ये है कि इस समय के जो ज़रूरी मुद्दे हैं उस पर साथ साथ चलना, एक साथ काम करना, आपस में बेहतर सहयोग विकसित करना, और एक साथ चलते चलते कभी हो सकता है कि हम लोग बिल्कुल, जैसे कभी एक पार्टी हुआ करती थी 1964 तक, तो कभी एक पार्टी फिर बन जाएगी। अभी आप फ्रांस में देख लीजिए, एक महीने के अंदर अलग अलग चार पार्टी ने, परिस्थिति का दबाव था उस मांग में, एक महीने के अंदर न्यू पॉपुलर फ्रंट उन्होंने बनाया, और वो न्यू पॉपुलर फ्रंट आज फ्रांस में सबसे डोमिनेंट पॉलिटिकल ब्लॉक के रूप में, जिस चुनाव में लोग ये सोच रहे थे कि शायद फासीबाद सत्ता पर काबिज हो जाएगा, वैसे चुनाव को लेफ्ट ने अपने नाम, अपने दिशा में मोड़ लिया। और ये काम हुआ है अलग अलग पार्टियां रहते हुए भी, बस एक महीने के अंदर एक साथ लोग आए और काम किए। इसीलिए हमें लगता है कि एक पार्टी होना, बिल्कुल एक हो जाना, वो उतना मायने नहीं रखता, जितना है कि परिस्थिति की मांग के अनुरूप आप अगर अलर्ट रहें, बहुत एक्टिव रहें और रिस्पॉन्सिव रहें तो बात बन जाएगी। चलिए, 3 में से 2 सीट आप बिहार में जीतते हैं, हौसला आपकी पार्टी का जाहिर तौर पर बुलंद है। 25 को लेकर पहले भी सवाल था और अब भी सवाल है। मुखिया आप तेजस्वी यादव को मान चुके हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चूंकि 2019 का जब चुनाव था सर, 2020 का माफ करिएगा, उसमें दीपांकर भट्टाचार्य जी कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी और ज़्यादा सीटों पर लड़ती तो जो आपका प्रदर्शन था, बेहतर प्रदर्शन, तो तेजस्वी यादव सीएम हो सकते थे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा सीट की डिमांड कर दी उस टाइम, या आरजेडी ने? पहली बात देखिए, सीएम की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे हिसाब से जो बड़ी पार्टी है और उस बड़ी पार्टी के जो नेता होंगे वो चीफ मिनिस्टर होंगे। इससे हट करके हम कोई अलग से कोई चीफ मिनिस्टर चुनते नहीं हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो बड़ी पार्टी होगी, बड़ी पार्टी के नेता होंगे, वो जाहिर सी बात है किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलने की स्थिति पर वो बनेंगे। और लेकिन नीतीश जी तो थे सर आपके साथ, तीसरे नंबर की पार्टी। अब नीतीश जी के नाम पर सहमति बनी, नीतीश जी के नाम पर सहमति बनी, और नीतीश जी ने ही कहा था कि 25 का चुनाव हम तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे, उनको आगे करके लड़ेंगे। ये भी नीतीश जी की कही हुई बात है। तो समय समय की बात होती है। बाकी हम ये उम्मीद करेंगे कि इस बार थोड़ा और सही ढंग से हो सकता है कि जैसे अभी जो लोकसभा का चुनाव था, इस चुनाव में जो गठबंधन था, अंत आते आते वीआईपी पार्टी भी शामिल हुई। तो एक तरीके से ये एक हाइब्रिड गठबंधन था। आपका जो 19 का था और जो 24 का था, दोनों मिला करके एक तरह का गठबंधन बना। 20 में हम लोग सिर्फ 5 पार्टी के थे। तो हमें लगता है कि एक बिहार जैसे स्टेट के लिए एक सार्थक गठबंधन हो और ढंग से बातचीत हो, सम्मानजनक सबके लिए समझौता हो, और निश्चित तौर पर तब ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन को बिहार में सक्सेसफुल होना चाहिए। दीपांकर सर, आप मंच पर आए और तमाम सवालों का जवाब दिया आपने, आपको कैसा लगा? आप अपनी टिप्पणी जरूर कहें। मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है कि अगर बिहार को लेके, लेफ्ट मूवमेंट को लेके लोगों में अगर दिलचस्पी हो, उसमें बातें हो, ज़रूरी बातें हो, तो अच्छा लगा। और इसलिए आप लोगों ने बुलाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हम समझते हैं कि आपके ज़रिए अगर दर्शकों तक हम पहुंच पा रहे हैं, दर्शकों को अगर अच्छा लगे तो सबसे असली बात तो वही है। बाकी आप लोगों का अच्छा लगना, मेरा अच्छा लगना, वो सेकेंडरी है। दर्शकों का अच्छा लगना ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चलिए सर, मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।